So let's resume our current affairs, right? December 2020 साइंस एंड टेक। तो पहली न्यूज़ पहली हम पढ़ चुके हैं, अब रिज्यूम कर रहे हैं उसके आगे से। तो अर्तपाक ARTPAR के फाइन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क। फाइन, ये कहाँ सेटअप किया 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 गया है? ये कहाँ सेटअप किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है, सेटअप इन बेंगलुरु। वाई? ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट कर सके। तो ये बेंगलुरु में सेटअप किया गया है ताकि इसका एक अच्छा सोसाइटी पर इम्पैक्ट, इट विल लीड टू द सोसाइटल इम्पैक्ट। फाइन, क्या मैंने कहा अभी कि ARTPAR के आर्ट पार्क, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये बेंगलुरु में सेटअप किया गया है ताकि वो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को प्रमोट कर सके। किस में वो प्रमोट कर सके? AI में एंड रोबोटिक्स। वो तो नाम से क्लियर है, AI एंड रोबोटिक्स में टेक्नोलॉजी प्रमोट कर सके, विच विल लीडिंग टू सोसाइटल इम्पैक्ट। फाइन, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये है क्या है? ARTPAR के पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क, जो बेंगलुरु में सेटअप किया गया। ये है क्या है? बेसिकली दिस इज़ यूनिक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। दिस इज़ यूनिक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। फाइन, जो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? जो IISc, डेट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है विद सपोर्ट फ्रॉम AI फाउंड्री इन अ पब्लिक प्राइवेट मॉडल। फाइन, प्लस इसे फंड कहाँ से मिलेगा? इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से इसे फंड मिलेगा। अंडर किसके तहत? अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, NMICPS के तहत इसे फंड मिलेगा। किसके, कौन देगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन, चलो इसे रैप अप कर लेते हैं इतने को। आर्ट पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क, बेसिकली ये है कि ये यूनिक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, ठीक है ना? यूनिक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है जो इस्टेब्लिश किया गया बाय IISc बेंगलुरु द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। फाइन, विद द सपोर्ट फ्रॉम AI फाउंडर इन अ पब्लिक प्राइवेट मॉडल। ये कौन इसे फंड करेगा? बाय द, इट इज़ फंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे DST द्वारा ये फंड किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके तहत किया जाएगा? अंडर NMICPS, डेट इज़ नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के द्वारा ये, उसके तहत इसे फंड मिलेगा। राइट, बेसिकली जो आर्ट पार्क है ये टेक्नोलॉजी, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए। अब जो इसके तहत, जिसके तहत इसे फंड दिया जा रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसके तहत दिया जा रहा था? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। राइट, तो नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये इसका एम क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक सीमलेस, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं CPS टेक्नोलॉजीज़ के लिए। CPS मीन्स साइबर फिजिकल सिस्टम। और ये साइबर फिजिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी होती क्या है? एक ये नई तरह की न्यू क्लास की इंजीनियर्ड सिस्टम है जिससे इंटीग्रेट किया जा रहा है कंप्यूटेशन और फिजिकल प्रोसेस को, इंटीग्रेट किया जा रहा है एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में। फाइन, ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगले 5 साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। और ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स। फाइन, तो इसे जल्दी से रैप अप करते हैं हम। आर्ट पार्क के बारे में बता दिया, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में। ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, किसके लिए? CPS टेक्नोलॉजीज़ के लिए, ठीक है ना? CPS टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और ये CPS है क्या? साइबर फिजिकल सिस्टम है, साइबर और फिजिकल नाम से क्लियर है। ये एक नई तरह की इंजीनियरिंग सिस्टम है जो इंटीग्रेट करती है कंप्यूटेशन और फिजिकल प्रोसेस को। राइट, जो CPS है इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी एरियाज आते हैं? लाइक साइबरनेटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, डिज़ाइन and embedded systems, internet of things, big data, artificial intelligence and many more। ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की जाती है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइन,
ये इम्प्लीमेंट की जाएगी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगले फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा मिशन को कौन इसे इम्प्लीमेंट करता है थ्रू मिशन ऑफ नेटवर्क ऑफ 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स। फाइन। तो आगे आते हैं, आगे है द मारू इंस्पायर्ड लैटिस। द मारू इंस्पायर्ड लैटिस। द मारू इंस्पायर्ड लैटिस, ये इसके बारे में हम बताते हैं अब। बेसिकली द मारू द मारू इंस्पायर्ड लैटिस है, ये आईआईटी कानपुर रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। द मारू इंस्पायर्ड लैटिस ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा ये टू फाइंड द एप्लीकेशंस किस में, स्टेल्थ सबमरीन एंड हाई स्पीड ट्रेन्स में, ठीक है ना। उसकी एप्लीकेशंस में जो जो यूज़ होता है उसमें ये काम आएगा द मारू इंस्पायर्ड लैटिस। फाइन। अब बताते हैं ये है क्या, जो लैटिस है। सी लैटिस क्या है, इट इज़ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स, राइट, जो डिस्क्राइब करेगा, क्या वो बताएगा कैसे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, arrangement of particles that form a crystal, right? It is a array of point, it is a ordered array of points जो डिस्क्राइब करता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डेट फॉर्म अ क्रिस्टल। फाइन। सो हम लैटिस पढ़ रहे थे। लैटिस क्या है, लैटिस एक ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स है, एक ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स है जो डिस्क्राइब करेगा कैसे क्रिस्टल में पार्टिकल्स अरेंज होंगे, ठीक है ना। और बेसिकली जो आईआईटी कानपुर है उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इसकी इतनी वेरिएशंस हैं इसकी प्रोपगेशन स्टॉप बैंड्स की, that one can get a wider variation of propagation and stop bands with the use of this microstructured आर ग्लास शेप्ड मेटास्ट्रक्चर। जो लैटिस में क्या है, इसके अंदर इसके अंदर है माइक्रोस्ट्रक्चर्ड आर ग्लास शेप्ड मेटास्ट्रक्चर है लैटिस यूनिट में। फाइन। तो उसके यूज़ से आपको बहुत सारी वेरिएशंस मिलेगी स्टॉप बैंड्स में और प्रोपगेशन में। फाइन। और इसके यूसेस कहाँ कहाँ पर है, इसके यूसेस है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूज़ हो सकती है, ठीक है ना। ये सोनिक वेव अब्जॉर्ब करने में यूज़ हो सकती है, राइट, जो एक इनविजिबिलिटी क्रिएट कर देगी ऑब्जेक्ट की, कहाँ, ऑप्टिकल और अकोस्टिक डोमेन में। फाइन। बाकी आईआईटी कानपुर ने ये भी शो किया है कि कैसे उन्होंने ये भी शो किया है कि कैसे आईआईटी कानपुर ने ये भी शो किया है कि कैसे कि कोई मीडियम कोई वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी स्टिफनेस जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे, उसकी लैटिस को कंट्रोल करके, उसकी लैटिस की माइक्रोस्ट्रक्चर को कंट्रोल करके, फ्रॉम रेगुलर हनीकॉम टू ऑक्सैक्टिक हनीकॉम स्ट्रक्चर से। फाइन। इसके बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस है, कैसे, इन द फील्ड ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन, कहाँ पर, हाई स्पीड ट्रेन्स में, स्टेल्थ सबमरीन्स में एंड हेलीकॉप्टर रोटर्स में। और ये वर्क कौन स्पॉन्सर करा है, बाय द स्पार्क प्रोजेक्ट ऑफ MHRD, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। फाइन। तो स्पार्क प्रोजेक्ट जो इनका है वो इन्हें स्पॉन्सर कर रहा है। फाइन, राइट। HRD मिनिस्ट्री के जो स्पार्क प्रोजेक्ट है जो इसे स्पॉन्सर कर रहा है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है हाई स्पीड ट्रेन्स में, स्टेल्थ सबमरीन्स में एंड हेलीकॉप्टर रोटर्स में। फाइन। नाउ कम टू शाइन ट्रायल। तो हम आते हैं शाइन ट्रायल पर। शाइन ट्रायल बेसिकली हेल्थ ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग जो 4 मंथ बड़ा जो ट्रीटमेंट है ड्रग्स का वो उतना इफेक्टिवली वर्क करता है एज अ 6 month वन फॉर अ चिल्ड्रन विद द माइल्ड केसेस ऑफ TB। फाइन। तो शाइन ट्रायल है क्या है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, शॉर्टर ट्रीटमेंट फॉर मिनिमल ट्यूबरक्लोसिस इन चिल्ड्रन। फाइन। शॉर्टर ट्रीटमेंट फॉर मिनिमल ट्यूबरक्लोसिस इन चिल्ड्रन। फाइन। दिस है शाइन ट्रायल। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है, बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ये एक पहली रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन कर सके ताकि इसकी एफिकेसी टेस्ट हो सके ऑफ द शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट जो चिल्ड्रन जो TB से डायग्नोस हुए हैं, राइट, उनके एक शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके लिए एक टेस्ट करने के लिए मतलब ऐसा एक ट्रायल डिज़ाइन करना चाहते हैं। और ये ट्रायल स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये स्पॉन्सर कर रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। और इसे फंड कौन कर रहा है, UK डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वेलकम ट्रस्ट विद एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम द TB अलायंस, राइट। इसके कोई सिग्निफिकेंट अभी डिफरेंसेस
आए नहीं हैं बिटवीन द चिल्ड्रन हु रिसीव दिस, राइट, एंड दोज हु रिसीव द स्टैंडर्ड 6 मंथ ट्रीटमेंट। जिनका 6 मंथ ट्रीटमेंट प्लान है और जिसका 4 मंथ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, उनका भी डिफरेंस दिखा नहीं है, क्योंकि हेल्थ ऑफिशियल तो यही कह रहे हैं कि जो 4 मंथ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है वो वैसे ही इफेक्टिवली वर्क करता है जैसे 6 मंथ करता है चिल्ड्रन के लिए। तो उन्होंने 4 मंथ के लिए उन्होंने ट्रायल चला रहे हैं, तो अभी सिग्निफिकेंट कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है। अब आते हैं टीबी। टीबी के बारे में पढ़ते हैं। टीबी ट्यूबरक्लोसिस ये कैसे होता है, विच बैक्टीरिया इज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डेट मोस्ट ऑफन इफेक्ट द लंग्स। फाइन। ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इट्स स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर। फाइन। और जो पीपल होते हैं टीबी, कफ, स्नीज और स्पीट, दे प्रोपेल द टीबी जर्म्स इनटू द एयर। इसके सिम्टम्स क्या हैं, कफ आता है स्पूटम के साथ, कभी कभी ब्लड भी आता है, चेस्ट पेन्स होती हैं, वीकनेस होती है, वेट लॉस होता है, फीवर एंड नाइट स्वेट्स होते हैं। और ये ट्रीटेबल है और ये क्योरेबल है, ये ट्रीट भी किया जाता है और ये क्योर भी होता है। और ये ट्रीटेड करते हैं, एक 6 मंथ का कोर्स होता है जिसमें 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देने होते हैं, ठीक है ना। डेटा प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन सुपरविजन सपोर्ट टू द पेशेंट बाय हेल्थ वर्कर ट्रेन वॉलंटियर। फाइन। और इसकी जो एंटी टीबी की मेडिसिन्स होती हैं वो डॉक्यूमेंट हुई पड़ी हैं इन एवरी कंट्री डेट इज सर्वेड। कौन कौन सी इसकी वो मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, मल्टी ड्रग MDR-TB, और एक है XDR-TB, डेट इज एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। फाइन। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, पहले इसे रैप अप कर लेते हैं। जो पढ़ा है हमने ये पढ़ा है, जो टीबी है ये बैक्टीरिया से कॉज होता है, जो जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, जो लंग्स को इफेक्ट करता है। ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर हो जाता है। जो स्पूटम, जो लोग कफ करते हैं विद स्पूटम, और कभी कभी वहाँ ब्लड भी आता है, चेस्ट पेन्स, वीकनेस, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, फीवर, ये सब इसके सिम्टम्स हैं और ये ट्रीट हो जाता है, ट्रीटेबल है और क्योरेबल डिसीज़ है। इसमें 6 मंथ कोर्स की आपको मेडिसिन लेनी होती है, 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं। फाइन। तो MDR-TB क्या है, MDR-TB इज़ अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये एक तरह की ये टीबी है जहाँ जो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, कौन सी ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते, आइसोनायासिड एंड रिफैम्पसिन। आइसोनायासिड और रिफैम्पसिन को अगर कोई ड्रग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसे सेकंड मोस्ट पावरफुल दी जाती है, MDR-TB दी जाती है, ठीक है ना। जो एक्चुअली ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स है। कौन सी, ये दो पावरफुल है, आइसोनायासिड एंड रिफैम्पसिन। जब कोई बैक्टीरिया जब इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो MDR-TB दी जाती है उसे ट्रीट और क्योर करने के लिए। ये सेकेंड लाइन ड्रग है। फाइन। अब जो XDR-TB है, डेट इज एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, ये उसका भी सीरियस फॉर्म है। MDR-TB का भी ये सीरियस फॉर्म है। ये बैक्टीरिया, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्ड नहीं करते सेकेंड लाइन एंटी टीबी से, राइट। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी से रिस्पॉन्ड ना करो, आइसोजाइनेट और रिफैम्पसिन सबसे पहले ये दी जाती है जिसको टीबी होता है, राइट। अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं करते तो वो MDR-TB में आता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये दी जाती है। अगर इससे भी है उसका मतलब वो उसका भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है MDR-TB से, फिर वो इसका मतलब वो और सीरियस फॉर्म में आ गया, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी दी जाती है। फाइन। ऑफन बेसिकली लिविंग पेशेंट्स, अब इसके बाद कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस बचता ही नहीं है। फाइन। अब आता है टीबी अलायंस। टीबी अलायंस क्या है, दिस इज अ टीबी अलायंस, दोबारा लिख दूँ, टीबी अलायंस, ये बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। फाइन। ये यूनिकली पोजीशन टू लेवरेज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स टू इफेक्टिवली एडवांस अ टीबी ड्रग डेवलपमेंट। फाइन। ये नॉट आपको याद क्या रखना है, बेसिकली दिस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट डेवलपमेंट पार्टनरशिप है जो इफेक्टिवली एडवांस टीबी ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है ना, टीबी ड्रग डेवलपमेंट और इसे एडवांस लेवल पर जाने के लिए। ये 2000 में इसे फाउंड किया गया था, Feb 2000 में, और इसके हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, US में। फाइन। दिस है नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। बेसिकली ये किसके लिए है, ग्लोबल नेटवर्क, ताकि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स आ सकें और इसकी ड्रग की, और आप इसको ड्रग को और डेवलप कर सको टू इफेक्टिवली एडवांस टीबी ड्रग डेवलपमेंट।
ये फेब 2000 में इसे फाउंड किया गया था और इसकी हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएस में। फाइन। तो बेसिकली नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी, एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पर थी, ये प्यूर्टो रिकोस में थी जो क्लैप्स हो गई है। ये किसके लिए फेमस है, अपने स्टेलर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी। इसने एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और ये प्यूर्टो रिको में थी ये ऑब्जर्वेटरी जो क्लैप्स हो गई है। फाइन। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा और कि ये 1963 को ये बिल्ट हुआ था। राइट, 1963 को ये बिल्ट हुई थी आरसीबी को ऑब्जर्वेटरी। इसे और भी दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, इट ऑल्सो नोन एज नेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड आइनोस्फीयर सेंटर, नायक, NAIC, नेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड आइनोस्फीयर सेंटर इज एन ऑब्जर्वेटरी। कहाँ थी ये, प्यूर्टो में, एरेसिबो में थी, तो इसलिए एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है। ये इट इज़ ओन्ड बाय द, ये किसकी थी, बाय द यूएस नेशनल साइंस, सॉरी, नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन, इट इज़ ओन्ड बाय यूएस। फाइन। ये क्या करती थी टेलीस्कोप, ये रेडियो वेव्स को मतलब रिसीव करती थी स्पेस से, ये रेडियो वेव्स लेती थी जो साइंटिस्ट यूज़ करते थे ये देखने के लिए कि कुछ जस्ट वो हंट करने के लिए कि कोई और लाइफ कहीं और है, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को वो हंट करते थे। उसके छोटे छोटे वो सिग्नेचर्स वो ग्रैब करते कि शायद इस रेडियो वेव की हेल्प से वो देखते थे कि शायद कहीं कोई और लाइफ एग्जिस्ट करती है, या स्टडी कोई डिस्टेंट प्लैनेट को वो स्टडी करते थे, या कोई पोटेंशियली हजार्डर एस्ट्रॉइड्स हो उसको वो फाइंड करते थे। ठीक है ना। और ये इट वाज द लार्जेस्ट सिंगल यूनिट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड अंटिल, जब तक चाइना ने अपना 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट 2016 में स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है। ये तब तक सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल यूनिट रेडियो टेलीस्कोप था जब तक 2016 में चाइना ने अपना फास्ट टेलीस्कोप लॉन्च नहीं किया था। ये कौन सा था, फास्ट में 500 मीटर था, ये अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। फाइन। और इसने कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत सारी इसने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इसकी। ये इसने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की है एस्ट्रोनॉमी में। उसमें क्या क्या डिस्कवर करते हैं, फर्स्ट प्लैनेट आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम, इट डिस्कवर द फर्स्ट प्लैनेट आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम। इसने मरकरी, इसने डिस्कवर किया आइस ऑन द पोल्स ऑफ मरकरी एंड इवन एविडेंस ऑफ द वेरी फर्स्ट बाइनरी पल्सर, फर्स्ट बाइनरी पल्सर की भी इसने डिस्कवरी, उसके एविडेंस इसने देखे हैं। इट इवन द एविडेंस ऑफ द वेरी फर्स्ट बाइनरी पल्सर, जिसके कारण नोबेल प्राइज़ भी फिजिक्स में मिला था। चलो इसे रैप अप करते हैं जल्दी से। 1963 में ये बिल्टअप हुआ था आरजीबो ऑब्जर्वेटरी, इसका इसे दूसरे नाम से जाना जाता है नायक, डेट इज़ नेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड आइनोस्फीयर सेंटर, और इसकी ऑब्जर्वेटरी आरसीबो प्यूर्टो रिको। फाइन। ये ओन किया जाता है बाय द यूएस, ये किसके द्वारा ओन किया गया था, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। फाइन। ये क्या कहता है, रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करता है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ देखने के लिए, किसी डिस्टेंस प्लान्स को स्टडी करने के लिए। ये सबसे लार्जेस्ट सिंगल यूनिट रेडियो टेलीस्कोप था, तब तक था जब तक चाइना का फास्ट टेलीस्कोप नहीं आया था, जो 2016 में ऑपरेशन जिसने स्टार्ट कर दिया था। उसके कंट्रीब्यूशन बहुत सारे हैं। इसने पहला प्लेनेट डिस्कवर किया है सोलर सिस्टम के बाद, इसने मरकरी के पोल्स में आइस डिस्कवर किया और वेरी फर्स्ट बाइनर पल्सर इसके एविडेंस इसने देखे हैं, जिसके कारण फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी लिया हुआ है। फाइन। So thank you. We'll resume in our next lecture.